हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सलामी टैक्टिक्स के बारे में। आमतौर पे सलामी टैक्टिक्स आपने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में सुनी होगी और चाइनीज़ इशू पे कई वीडियोस भी बन चुके हैं, पर स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे हमारा वीडियो बनाने का कारण ये है कि हम इसमें कवर करेंगे कि सलामी टैक्टिक्स असल में होती क्या है इन डिटेल, उसके नए नए आयाम। सिर्फ जो हमें पता है सलामी टैक्टिक्स एक टेरिटोरियल मतलब सिर्फ फौज के केस में इस्तेमाल नहीं होते, इससे कई आयाम हैं। हम जानेंगे उन आयामों को और समझेंगे कि ये होता क्या है और क्या चाइना के अलावा कोई और भी ऐसा कर रहा है या इंडिया के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं इसको लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज का हमारा फोकस क्या होगा। हमारा फोकस होगा सलामी टैक्टिक्स के ऊपर। हम समझेंगे कि बेसिक्स क्या है सलामी टैक्टिक्स के। हम जानेंगे क्या और कौन कौन से देश हैं चाइना के अलावा जिन्होंने सलामी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, सलामी स्लाइसिंग जिसे कहते हैं वो होती क्या है उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि भारत के लिए सतर्कता क्या क्या बरतनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। पहले हम समझते हैं कि सलामी स्लाइसिंग होती क्या है। देखिए, सलामी एक प्रकार का एक मांस का एक टुकड़ा होता है, इसे सॉसेज कहते हैं। उस सलामी के जो छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं उसे कहते हैं सलामी स्लाइस। तो सलामी स्लाइसिंग मतलब हो गया किसी भी एक, जैसे आप ले लें एक बटर है या चीज़ आपने देखी होगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं तो स्लाइस जो बना रहे हैं सिंपली वही स्लाइसिंग। किसी चीज़ को छोटे टुकड़ों में पतले पतले टुकड़े करके काटना उसे स्लाइसिंग कहते हैं। और जब वो सलामी को किया जाए तो उसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि हमें ये किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। हाल में चाइना ने लद्दाख, साउथ चाइना सी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इनकर्जन्स की कोशिश की कि एरिया कब्जा कर ले वो। लेकिन खास बात ये रही, वो कब्जा करने जब जा रहा है तो सीधा किसी देश पे हमला कर कर पूरा पूरा देश कब्जा करना नहीं चाह रहा है। वो क्या करता है, एक टुकड़ा काट के सीमा के साइड से अपने पास रख लेता है और फिर शांत हो जाता है। उस टेक्निक को जिसके तहत वो छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल रहा है किसी अपने साथ वाले देश के सीमा से या समुद्र से, उसे कहते हैं स्लाइसिंग करना, सलामी स्लाइसिंग करना। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस की एक टेक्निक है। इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा हाल के एनालिसिस में। तो चलिए डिटेल में जानते हैं ये होता क्या है। देखिए, सलामी टैक्टिक्स मतलब होता है जब कोई एक राष्ट्र या कोई एक शक्ति दूसरी शक्ति या दूसरी शक्तियों के समूह के एरिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो सीधा जंग में नहीं जाना चाहता। तो वो करेगा क्या, वो एक प्रोसेस करता है जिसके तहत वो कुछ थ्रेट्स देता है कि भाई मैं कल हमला कर दूंगा, फौज बढ़ा देता है या अपनी नेवी भेज देता है, कुछ एरिया पे कैप्चर कर लेता है, फिर पीछे हट जाता है। तो लेट्स से ये अगर फील्ड है, यहाँ पर उनकी आर्मी आगे जमा होगी कि भाई हमने हमला कर दिया या हमला करने वाले हैं। ऐसा कोई डिक्लेयर्ड हमला नहीं होता। जब सामने वाला जो देश है या शक्ति है वो हमला करती है कि भाई हम लड़ने को तैयार है, तो थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं और इतना सा एरिया कैप्चर कर लेते हैं। तो ये जो एरिया कैप्चर उन्होंने कर लिया, ये स्लाइस काट के उन्होंने पास रख ली और बाकी एरिया का भाई देखो हम तो पीछे हट गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन असल में उन्होंने थोड़ा सा एरिया कैप्चर कर लिया। अगर ऐसा एरिया है, ये बाउंड्री थी उनकी, वैसे हमला करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। जब सामने वाला फिर उनको बोलेगा भाई आपने कब्जा कर लिया, तो वो इस पोर्शन पर कब्जा करके बैठ जाएंगे और इतना दूर पीछे हट जाएंगे, यहाँ से पीछे हट गए। तो ये स्लाइस उन्होंने एक टुकड़ा काट के रख लिया अपने लिए, उसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, तो एग्रेसर जो होता है वो स्लाइस बाय स्लाइस टुकड़े टुकड़े कर कर कैप्चर करता है दूसरे की टेरिटरी को या दूसरे के राज्य को। अब समझते हैं यहाँ सलामी स्लाइसिंग कैसे काम कर रही है। अब देखिए, जैसे इंसान विश्व के इस ग्लोब में से एक टुकड़ा निकाल के खा रहा है, तो वो छोटा स्लाइस काटेगा और वो निकाल के रख लेगा ताकि दूसरे को समस्या ना हो कि भाई कि आपने पूरा देश या राज्य कैप्चर कर लिया। वो एक बार में 100 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर का ही कब्जा करेगा, लेकिन उससे उसको एक मनोबल मिलेगा, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। वो क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक सलामी स्लाइसिंग कैसे काम करती है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, छोटे छोटे स्लाइसेस अगर आप काटे किसी चीज़ के, उसी तरह एक देश के स्लाइसेस काटना या इस देश की मिट्टी की या ज़मीन की या समुद्री एरिया की, उसके रिसोर्सेज की स्लाइस काट के कब्जा कर लेना उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये चुम्बी वैली है, ये डोकलाम प्लेट्यू है। तो चाइना आके पूरा डोकलाम प्लेट्यू कब्जा नहीं करेगा या इंडिया के ऊपर चढ़ नहीं जाएगा, भूटान में नहीं घुस जाएगा, वो 10 किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लेगा। और जब भूटान या इंडिया प्रेशर बनाएंगे तो वो 5 किलोमीटर पीछे चला जाएगा और 5 किलोमीटर रख लेगा। खास बात यह है, यहाँ ना कोई पहाड़ है, ना कोई रहने वाला है, ना कोई इसकी वैल्यू है कि कोई खेत वाली ज़मीन है या कोई न्यूक्लियर प्लांट है, कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि उसको सामरिक रूप से शक्तिशाली दिखना है या स्ट्रेटेजिकली कुछ गेन करना है, इसलिए वो स्लाइस अपने पास रख लेगा। अब उसका एरिया 5 किलोमीटर बढ़ गया। छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ता है वो देश जो भी सलामी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। तो ये होता कैसे कि आप छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्यों करेगा भाई कोई ऐसा? ये इसलिए किए जाते हैं कि कई एरियाज में रिसोर्सेज होते हैं। जैसे समुद्र का एरिया होता है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, साउथ चाइना सी या
ईस्ट चाइना सी का। साउथ चाइना सी में चाइना का विवाद है, ईस्ट चाइना सी में चाइना का विवाद है। साउथ चाइना के अगर आप छोटे से द्वीप पर कब्जा कर लेंगे तो आज की देर में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एक टुकड़ा आपने कब्जा किया, लेकिन कुछ समय बाद, 5 साल बाद आप कहेंगे भाई ये तो हमारा आइलैंड है, तो इसके आसपास का जो भी इकोनॉमिकल जोन है वो हमारा है, तो वहाँ के रिसोर्सेज हमारे हुए। तो एक छोटा सा कदम उनकी तरफ बढ़ाया गया जो उन्होंने कैप्चर किया, वो असल में उनको 200 किलोमीटर का एरिया दे देता है बाद में एक्सप्लोरेशन के लिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है, यहाँ अपनी नेवी की बेस बना देंगे वो। ये उन्होंने किया साउथ चाइना सी में, ये उन्होंने वो करना चाह रहे हैं ईस्ट चाइना सी में, ये उन्होंने ज़मीन पे किया है इंडिया के साथ, भूटान के साथ करना चाह रहे थे वो। तो चाइना लगातार ऐसा करता जा रहा है कि छोटे छोटे कदम बढ़ा के, छोटे छोटे स्लाइस काट के वो रखता जा रहा है। इसे कहते हैं इंक्रीमेंटलिज्म, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से आप आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपको ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है और एक पॉइंट के बाद आप शक्तिशाली होते चले जाते हैं। चाइना की 9 डैश लाइन जो साउथ चाइना सी में है वो हो, या हाल में जो हम देख रहे हैं डोकलाम में हुआ, या हाल के समय में जो गलवान वैली में हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाइना की लगातार एक कोशिश है कि वो छोटे छोटे टुकड़े कैप्चर करता चले। ये देखिए डोकलाम का एक और एरिया है, ज़्यादा नहीं, 290 किलोमीटर, 50-500 किलोमीटर, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर एरियाज आप कैप्चर करते जाते हो, उसको अपने हिस्से बनाते जाते हो। यहाँ खास बात यह है कि जब कोई देश एक टॉप पोजीशन पे आ जाता है तो उसकी आर्मी यहाँ से जितने रूट हैं आसपास के सब पे नज़र रख पाएगी, तो कोई मूवमेंट इन्हें पता चल जाएगी। तो ऐसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन हो या कोई छोटे छोटे टुकड़े हो, वो कैप्चर करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सलामी शुरू कहाँ से हुई? हाल के टाइम में सबसे बड़ी जो सलामी टैक्टिक्स, जो सलामी स्लाइसेस इन्होंने काटे, वो 2012 में स्कारबॉग शोल जो साउथ चाइना सी में है, वहाँ उन्होंने एक छोटे छोटे आइलैंड पे कब्जा किया, उस पर कंट्रोल किया। उससे उन्होंने वहाँ मिलिट्री कंट्रोल बनाया पहले, फिर नेवी कंट्रोल बढ़ाते गए, मिलिट्री कंट्रोल बढ़ाते गए, अब रिसोर्सेज कब्जा करने लग गए आसपास के। फिर वो वहाँ के देशों के जो खनन के शिप्स आ रहे थे उनको रोक दे रहे हैं, एक्सप्लोरेशन रोक रहे हैं। तो इसी तरह की मूव उन्होंने 2012 या 10 से स्टार्ट कर दी है, काफ़ी तेज़ी से करना। हाल में हमने देखा गलवान वैली में वो आ चुके हैं। तो सलामी टैक्टिक्स करती कैसे, कब शुरू होती है और क्यों की जाती है, और ये चाइना ही क्यों कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? देखिए, सलामी स्लाइसिंग करने के लिए अक्सर ऐसा होता है, कोई एक देश होता है, कोई एक शक्ति होती है जो रिविजनिस्ट पावर होती है। रिविजनिस्ट मतलब उसको दुनिया का जो सिस्टम होता है, जो नक्शे होते हैं, उसे बदलना होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सीधा जंग में नहीं जाना चाहता कि सामने वाली शक्ति युद्ध करेगी तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो वो चाहता है कि थोड़ा थोड़ा वो गेन करे। तो जो भी गेन वो करता है ज़मीन पर या समुद्र में या किसी भी हिस्से में, वो स्लाइस जो काट के निकालता है सामने वाली पार्टी के, सामने वाली स्टेट के, वो उनकी वैल्यू खुद में नहीं होती। 10 किलोमीटर का एरिया कब्जा करने से किसी देशों को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक गेन होता है कि आज के बाद, आज से 50 साल बाद जब हम बात करेंगे तो 10 किलोमीटर तो मेरे पास रहेगा, इसके बाद से बात करेंगे। इसे कहते हैं स्लाइस करना। इसका एक देसी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कभी किसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ दो टीमें अगर एक फील्ड के ऊपर क्रिकेट खेल रही होती हैं, एक ही ग्राउंड पे दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो दोनों टीमें चाहती हैं कि भाई हमारा एरिया जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, हमारा फील्डर थोड़ा बाहर जगह खड़ा हो जाए ताकि हमारी बाउंड्री बढ़ जाए। तो 2 दिन उसका बंदा वहाँ खड़ा हो गया, किसी ने उसको नहीं टोका, तो अगली बार जब भी वो मैच स्टार्ट होगा, सामने वाले उसको आके कह नहीं सकते कि भाई आप हमारे फील्ड में खड़े हो, क्योंकि वो हमारा फील्डर तो यहाँ 2 दिन से खड़ा है, पहले भी खड़ा होता था, तो ये हिस्सा तो हमारा आ गया। तो वो गेंद शायद 1 मीटर कर रहा है, 1 गज कर रहा है क्रिकेट फील्ड के लिए, लेकिन जब कोई बैट्समैन शॉट मारेगा तो उसकी बॉल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगी, बॉलर लंबा रनअप ले पाएगा। तो धीरे धीरे क्रिकेट के फील्ड पे भी ऐसी सलामी टैक्टिक्स चलती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कई लोग मिठाई की दुकान पे जाते हैं, उन्हें मिठाई खानी होती है, पर उनके पास पैसे नहीं होते, तो आप क्या करेंगे? अगर आप कहेंगे भाई मुझे मिठाई खानी है, पैसे नहीं है, तो आपको पैसे देगा नहीं दुकानदार। तो उसकी एक तकनीक होती है कि आप दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे देखिए मुझे 1 किलो बर्फ़ी खरीदनी है, लेकिन पहले मुझे चेक करना है, उसके बाद ही मैं ले पाऊंगा। तो वो कुछ नहीं करेगा, आपको एक बर्फ़ी का टुकड़ा तोड़ के दे देगा। फिर आप कहेंगे भाई हमें काजू बर्फ़ी भी चेक करनी है, तो उसका भी एक टुकड़ा आपको दे देगा। तो उसको उसने क्या किया, एक छोटा सा स्लाइस काट के आपको दिया, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उसको लगा हो सकता है मुझसे 1 किलो बर्फ़ी खरीद ले या 2 किलो खरीद ले, तो उसने एक स्लाइस आपको दे दिया खाने के लिए। आपको खानी थी 1 बर्फ़ी, आपने 2 बर्फ़ी के छोटे छोटे स्लाइस खा लिए, आपका काम चल गया। उसके बाद बोल रहे हैं आप कि भाई ये वाला फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, वो आपसे दुश्मनी कर लेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही बोला था कि मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल ज़िंदगी के स्लाइसेस को जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में उतारते हैं, तो ऐसे ही सलामी स्लाइसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें होता यह है कि काउंटर बैलेंस ना हो जाए, कहीं छोटे छोटे एरियाज गेन करते हैं। इससे कोई देश आप पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया है, उसके लिए कोई युद्ध नहीं करेगा। अगर लेट से भूटान के 10 किलोमीटर के रीजन पर चाइना कब्जा कर ले और इंडिया अपनी पूरी आर्मी उतार के युद्ध पे चला जाए और अरबों के नुकसान कर ले, हज़ारों करोड़ के नुकसान कर ले, अपने फौजियों की जान चली जाए, काफ़ी युद्ध हो जाए, इकोनॉमी तबाह हो जाए, तो लोग कहेंगे भाई 10 किलोमीटर के लिए ऐसा आपने क्यों कर लिया? तो वो काफ़ी इलॉजिकल लगता है सामने वाले के लिए, लेकिन उनका जो उद्देश्य है सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वो पूरा हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले क्लासिकली सलामी स्लाइसिंग शुरू कहाँ हुई थी? देखिए
वैसे तो बहुत समय पहले से स्टार्ट हो चुकी है, पर इसका पहला अच्छा उदाहरण मिलता है नाजी रिजीम, जो वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास जर्मनी के में हिटलर ने किया था। वो जो सिटी ऑफ वर्साई में जो उनको दिया गया था कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो सीधा कोई एरिया कैप्चर नहीं करता था। 100 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, फिर 300 किलोमीटर, तो वो कहेगा कि भाई हमने कोई स्टेट कैप्चर नहीं किया, हमने तो बस अपना बाउंड्री जो था उसको रीसेटल कर लिया। तो बाउंड्री रीसेटल करना और किसी स्टेट पे कैप्चर करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप दिखाते हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, पर आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि अगली बार जब आप नेगोशिएट करेंगे तो आप पहले ही वो एरिया कैप्चर कर चुके होंगे। तो ये आप होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसको काम करने के लिए पहले 2 पावर्स होनी चाहिए और दोनों को युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी शक्ति है जो ये काम कर रही है, वो चाह रही है कि धीरे धीरे कुछ गेन करती चली जाए वो, लेकिन कोई युद्ध ना हो। तो वो इतने लिमिट में करती है कि कोई हमला ना कर दे उसके ऊपर, क्योंकि रैशनल लगे हमला करना। अब देखते हैं ये काम कैसे हुआ। जैसे ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी में ये रही चाइना, ये रहा जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। यहाँ पर सेनकाकू आइलैंड है, ठीक है। सेनकाकू आइलैंड में बार बार कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा कि वो उस पर कब्जा कर ले। ये रहे सेनकाकू आइलैंड, ठीक है, ईस्ट चाइना सी में। अब एक बार यहाँ चाइना कब्जा हो गया पूरी तरह से इस एक द्वीप के ऊपर, तो वो अपना एरिया और बढ़ा देगा कि भाई हमारा यहाँ से अब इकोनॉमिक जोन है, हम यहाँ एक्सप्लोरेशन करेंगे, और ऑलरेडी वो ऐसा कर रहा है। तो हर जगह, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, नॉर्थ साउथ चाइना सी हो, हर जगह वो ऐसा कर रही है कि जो भी ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन का एरिया है वहाँ वो कब्जा करना चाह रहा है। तो वहाँ सी में उसका कुछ और उद्देश्य है। वहीं साउथ चाइना सी, जहाँ बहुत बड़ा विवाद है, जिसे कहते हैं 9 डैश लाइन। देखिए ये नक्शा या तो यहाँ से या कहीं और से आपको कंफर्म होना चाहिए कि 9 डैश लाइन कहाँ कहाँ से कवर करती है। ये जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं, ये 9 डैश लाइन है, जहाँ पे चाइना कह रही है कि भाई सब कुछ मेरा है। तो इसमें बाकी देशों के कई सारे एरियाज हैं जो कह रहे हैं कि उनका है, जैसे वियतनाम का है, ये जो आप ग्रीन लाइन में देख रहे हैं, या मलेशिया का हो गया पर्पल लाइन। तो ये हर देश अपना कह रहा है, लेकिन चाइना कह रहा है कि भाई सब कुछ हमारा है। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कारबोक शोल यहाँ पे था, ये स्कारबोक शोल इस रीजन में आसपास, यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब उस हिसाब से वो कह सकते हैं कि भाई ये टोटल एरिया आसपास का जितना है वो सारा मेरा इकोनॉमिक जोन है। तो अभी तो हम डिस्कस नहीं कर रहे इस विषय में, पर आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि चाइना के बाद कौन सा वियतनाम आता है, वियतनाम के बाद लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्रूनी। तो ये सारे देश आपको नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट पता होने चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली अगर कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी जाए तो हम उसको ठीक से कवर कर पाएं। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। कई तरह की सलामी टैक्टिक्स होती हैं, कई और देशों ने भी की हैं। जैसे इजिप्ट ने किया था स्विज कैनाल में, रशिया ने क्रीमिया में कब्जा किया हाल में, नॉर्थ कोरिया बहुत दिनों से कर रहा है, साउथ चाइना ने साउथ चाइना सी में किया। तो कई जगह कोर्सिव एक्शन होते हैं, वो सीधा घुस जाते हैं मिलिट्री लेके, जैसे रशिया घुसा क्रीमिया में, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच हो रहा है। तो खास बात यहाँ एक शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ भी पावरफुल है, पर सामने वाली पार्टियां ढेर सारे देश हैं, तो वो उनसे जंग नहीं करना चाहती, और रशिया जंग करने को तैयार है। तो इस तरह से जो टैक्टिक्स हैं वो अलग अलग होते हैं, पर ये काम जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे एक और चीज़ कहते हैं, इसे कहते हैं कैबेज स्ट्रैटेजी। कैबेज मतलब बंद गोभी या पत्ता गोभी जिसे आप कहते हैं। इसके एक एक पत्ते आप निकालते चले तो गोभी बाद में खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही आप धीरे धीरे एक स्लाइस काट के निकालते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे हमने बताया कि जर्मनी अपना एरिया कैसे बढ़ाती थी, नाजी जर्मनी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोवियत रूस था, यूएसएसआर, उसने भी कोशिश की अपना एरिया कैप्चर करने की। वो पहले उनका एक स्टेट था, फिर वो कहते थे कि भाई हमारा देश है, यहाँ हमारे आसपास फ्रेंडली देश होने चाहिए, तो वहाँ की सरकारें गिराते थे वो, ठीक है। तो ये भी सलामी टैक्टिक्स है, किसी पार्टी को सपोर्ट करना, कम्युनिस्ट पार्टीज को। कम्युनिस्ट पार्टी जीती वहाँ, फिर वहाँ उन्होंने उनको उनकी शक्ति बढ़ाई और बाद में उनको कैप्चर कर लिया। वो स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है सलामी टैक्टिक्स की। यहाँ तक कि यूएसए का भी देखे, जो साउथ अमेरिका के छोटे मोटे इधर जो एल सल्वाडोर हुआ, कोस्टा रिका हुआ या पनामा हुआ, यहाँ के जो स्टेट हैं वो धीरे धीरे उनके ऊपर अपना प्रभाव बनाते चले गए। तो ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री या नेवी के द्वारा ही प्रभाव बनाया जाए, प्रभाव किसी तरह भी बना सकते हैं। तो यूएसएसआर ने भी एक बार लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, हर जगह कोशिश की थी कि वो एक कम्युनिस्ट रिजीम बनाती चली जाए। तो हम पहले भी सलामी टैक्टिक्स देख चुके हैं, देशों ने अप्लाई की, ये भी इसी के अंदर आता है। और अभी वर्तमान में कई देशों के बीच सलामी टैक्टिक्स देख सकते हैं जिन्होंने फॉलो की हो, जैसे ईरान। ईरान के बारे में कहा जाता था कि एक समय में अमेरिकी कई थिंक टैंक्स ने भी कहा था कि आज ईरान कह रहा है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल को वो कहेगा हम बस पावरफुल ऐसे ही सेफ पीसफुल बिजली के लिए न्यूक्लियर प्लांट बैठा रहे हैं और बाद में वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। और ईरान ने बिल्कुल वही किया, धीरे धीरे काम किया। रडार के अंदर पहले कोई एक फैक्ट्री बैठाई, फिर वहाँ न्यूक्लियर प्लांट बैठाया, कहा कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन बताया, फिर वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया। ठीक उसी प्रकार इसराइल ने पैलेस्टीन में या वर्ल्ड बैंक में, वेस्ट बैंक में
धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज बढ़ाते चले गए, नए नए घर बसाए, नई कॉलोनीज बढ़ा रहे हैं, तो उनका एरिया बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा ही पैटर्न रशिया और यूएसए ने भी दिखाया, जो हमने भी पढ़ा। तो इकलौते चाइना ऐसा नहीं कर रहा, कई देश ऐसा एक के बाद एक सलामी टैक्टिक्स फॉलो किए जा रहे हैं, जिसे कैबेज स्ट्रैटेजी या सलामी टैक्टिक्स कह सकते हैं। तो अब इसका जो असर है वो भारत पर क्या पड़ रहा है। देखिए, चाइना ने इन सभी रीजन्स के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है, चाहे वो अक्साई चीन हो, या फिर गलवान वैली के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हो, या फिर यहाँ देखिए जो हाल की एक तस्वीर आई थी कि जहाँ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं चाइनीज स्ट्रक्चर हैं, तो उन्होंने एक एरिया आके कैप्चर कर लिया। अभी तो शायद क्लैरिटी नहीं है गलवान रीजन में वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वो इंडिया के एलएसी के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं, काफ़ी क्लैरिटी नहीं है। पर कहा जा रहा है कि जहाँ पहले नो मैंस लैंड था, जहाँ कोई आर्मी नहीं रहती थी, उसके कुछ हिस्से आगे आके उन्होंने अपने टेंट गाड़ दिए हैं। तो अगली बार वो कहेंगे कि भाई एलएसी आगे बढ़ाओ, क्योंकि पहले तो हम यहाँ थे, हम तो यहाँ पे थे ही, तो हमारे थोड़े एरिया को खाली रखना चाहिए आगे तक, नो मैंस लैंड। तो वो किसी का एरिया अभी कैप्चर नहीं कर रहे हैं, वो नो मैंस लैंड में आके गाड़ रहे हैं, अपने झंडे अपने टेंट लगा रहे हैं, और बाद में आपको 2 साल बाद 5 साल बाद खिसकने कहेंगे पीछे। तो एक तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि पूरा राज्य एक बार में, थोड़ा थोड़ा एरिया। तो इसको करने से उनको साइकोलॉजिकल एज मिलती है, सामने वाले देश को लगता है कि देश और आगे आ रहा है, तो उसकी बात मानता है। इसे कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स। मतलब आप किसी को कहते हैं कि भाई ये कर दे, नहीं तो देख मैंने ये टुकड़ा तेरे से छीन लिया और भी टुकड़ा छीन सकता हूँ। तो इसलिए क्लैश जो गलवान में हो रही है या डोकलाम में हुई, तो इंडिया एक बड़ी पावर था जो इंडिया चाइना के सामने स्टैंड अप कर पाया, लड़ पाया, उनसे खड़ा रह पाया कि आप, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस समय में काफ़ी काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप खड़े रहें, पर आप जंग पे नहीं जा सकते इसके लिए, क्योंकि वो जंग के लायक चीज़ नहीं है। अब हालांकि हमारे कई सैनिकों की जान चली गई, तो ये मुद्दा बड़ा है अभी, लेकिन आमतौर पर क्या होता था कि चाइना सिर्फ आता था और थोड़ा सा एरिया कवर करके पीछे खिसक जाता था। कई बार तो पता ही नहीं लगता था कि चाइना ने कोई स्लाइस निकाली भी है हमारे एरियाज से। तो ऐसी बातें होती हैं, ये होता है सलामी टैक्टिक्स। रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने हाल में नाटो के खिलाफ, जो उन्हें यूक्रेन का एरिया कैप्चर किया या क्रीमिया को कैप्चर किया, वहां भी वो एरिया को ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं, एक एक टुकड़ा काट के। लड़ना नहीं चाहते, पर धीरे धीरे पावर गैप बढ़ा रहे हैं अपना। वहीं चाइनीज जो अपनी असर्टिवनेस है उस टैक्टिक्स के थ्रू दिखाते हैं कि भाई हम धीरे धीरे एरियाज कैप्चर करेंगे। तो ये होता है सलामी टैक्टिक्स नॉर्मली, जो हमने देखा चाइना, रशिया, ईरान या बाकी देशों में। अब इसके एक नए आयाम है। नया आयाम क्या है कि जो अभी हमने देखा टेरिटोरियली या फिर सरकारें बदल के जो सलामी स्ट्रेटजी लगाई जाती है, इसके अलावा साइबर सलामी टैक्टिक्स भी अब आने लग गए हैं। साइबर सलामी टैक्टिक्स मतलब जो 5th जनरेशन वॉरफेयर होती है, मतलब आप साइबर आर्मी का इस्तेमाल कर कर दूसरे देश के साइबर एरियाज पे कैप्चर करते हैं धीरे धीरे। डीडीओएस अटैक मतलब जो कि कोई सर्विस आपकी, वो एक मालवेयर अटैक होगा आपके साइबर एरियाज पे, जिससे आपका काम ठीक से ना चल पाए। मैं फिर से बताऊंगा, चाइनीज जो साइबर स्लाइसिंग टेक्निक है, जिसका एग्जांपल उन्होंने हाल में दिया ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करके। ऑस्ट्रेलिया के कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कई चीज़ें जो डिजिटली चलती हैं वो काम नहीं कर पाती, उनको रोक देते हैं वो वायरस भेज के या मेलवेयर उनमें इंस्टॉल करके। ये उन्होंने फिलीपींस के साथ भी किया था 2012 में, जब शोल पे कैप्चर किया था। हाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका कुछ विवाद हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया तो चाइना से बहुत दूर है, तो उन्होंने आर्मी या नेवी नहीं भेजी, एक साइबर आर्मी के थ्रू उनके गवर्नमेंट के एरियाज पे कैप्चर कर लिया, उनकी सर्विसेज ब्लॉक कर दी। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले पता लगा है कि इलेक्शन जब 2019 में हुए थे, तो उन इलेक्शंस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई थी। और होता ऐसा है साइबर स्लाइसिंग का एग्जांपल कि आप किसी देश के इलेक्शंस में एक बार कुछ पैसा किसी पार्टी को दे दें, वो उसे नॉर्मल लगेगा। थोड़ा पैसा दिया आपने, फिर आप पैसे बढ़ाते चले जाते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मल बन जाता है, एक स्टेटस को बन जाता है कि भाई ये तो होता आ रहा है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था वो। ठीक वैसे ही साइबर स्लाइसिंग में आप किसी एक देश के साइबर एरियाज पे कुछ सोशल मीडिया पे या फेक न्यूज़ फैलाते हैं न्यूज़ मीडिया के थ्रू, जैसे अभी ग्लोबल टाइम्स कर रही है इंडिया के केस में। तो जो ऐसा बढ़ता जाता है उनका हस्तक्षेप, शुरुआत में इस पर कोई आंखें नहीं उठाता, पर बाद में वो इसमें इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि आपके इलेक्शंस को बर्बाद कर सकते हैं, आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हैकिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। नॉर्मली आज अगर कोई रशियन हैकर्स का ग्रुप इंडिया में हैक कर ले सीबीआई की वेबसाइट को या इंटेलिजेंस की वेबसाइट को या होम मिनिस्ट्री को, तो एक बड़ा बवाल मचेगा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, जाने दें कि भाई हो सकता है किसी और ग्रुप का हो या कहीं से हो, और हम असर्ट ना करें इसको ग्लोबल फोरम में, तो वो एक नॉर्मल बनता जाता है। और चाइना ये भी कर रहा है साइबर सलामी टैक्टिक्स के थ्रू। तो सलामी टैक्टिक्स सिर्फ मिलिट्री तक नहीं है, साइबर वॉरफेयर हुआ या फिर पॉलिटिकल वॉरफेयर हुआ, वो भी इंक्लूड होता है। हाल में हांगकांग में भी काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई गई, सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट किए गए, बॉट्स भेजे गए ट्विटर और फेसबुक पे, ताकि वो पार्टी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकें। तो ये सब कहानी है किसकी? साइबर सलामी टैक्टिक्स की। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने खुद ही कहा था कि एक स्टेट बेस्ड एक्टर पिछले हफ्ते या पिछले कुछ समय पहले
एक स्टेट बेस्ड एक्टर ने उनके खिलाफ एक साइबर एक्टिविटी की है। सीधा नाम नहीं लिया पर सबको पता है वो किसने किया। तो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे सेक्टर्स पर उन्हें हमला बोल दिया एक साथ, कई चीज़ें वहाँ पे रोक दी। तो ये सब हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ इश्यूज चल रहे थे बार्ले को लेकर या कुछ ट्रेडिंग को लेकर। तो ऐसे इश्यूज हैं, इसलिए क्वाड जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मेंबर है उसके ऊपर दबाव बनाना का भी एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है ये साइबर अटैक। तो साइबर स्लाइसिंग भी हम देख रहे हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है, अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने किया है ऐसे। तो अब साइबर स्लाइसिंग को कैसे रोकेंगे? साइबर स्लाइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन देशों के पास कैपेसिटी है उसे रोकने की, कैपेबिलिटी है, वो दूसरों के साथ कोलेबरेट करें और रोक पाए इसे, स्टेटस को इसे ना बनने दे, मतलब इसे नॉर्मल ना बनने दे। और जो देश साथ आके काम कर सकते हैं वो साथ आके काम करें और ऐसा कोई अटैक आगे ना हो इंडिया के लिए। इंडिया को स्पेसिफिकली, जिसकी एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसके लिए पहले प्रिपेयर रहना चाहिए। और DDoS अटैक हो या मालवेयर अटैक हो या वायरस अटैक हो, इसको लेकर तैयार रहना चाहिए। इसमें खास बात यह है कि जो चाइना का एरिया है, चाइना की जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो भी वहाँ का डेटा काफ़ी सिक्योर माना जाता है क्योंकि वो सब चाइनीज़ फायरवॉल के पीछे है। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जो इन्वॉल्व है भी उनको गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही कुछ करना होता है। जबकि USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो ओपन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कई प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज का डेटा उतना साइबर स्ट्रेटेजिकली सिक्योर नहीं होता क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी। तो इसीलिए जो चाइनीज एसेट है वो इन कंट्रीज के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर हैं। तो काफ़ी ईजी बन जाता है उनके लिए सलामी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके किसी देश के इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहाँ घुस जाना या वहाँ के साइबर वॉरफेयर को बढ़ा देना। तो ज़रूरी है कि इंडिया के जो एसेट्स हैं वो बाकी ऐसे देश जो सिमिलर कंसर्न्स रखते हैं, इनको खतरा है चाइना से, वो सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहां चाइना के खिलाफ ऐसा कुछ भी हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके, कोई एक्शन लिया जा सके। ये तो हमने समझा चाइना के बारे में क्या होता है साइबर सलामी टैक्टिक्स, क्या ब्रॉडली ऐसा हो रहा है दुनिया भर में। अब देखते हैं कि इंडिया में जो थ्रेट है वो कैसा है। इंडिया में थ्रेट नॉर्मली 3 तरह से आ रहा है, एक तो टेरिटोरियल, दूसरा डिजिटल और तीसरा साइबर। टेरिटोरियल मतलब कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम देख रहे हैं चाइना हर जगह छोटे छोटे टेरिटरी गेन करना चाह रहा है। तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय या तो आप वहाँ खड़े होकर लड़ें उनसे, जो इंडिया ऑलरेडी कर रहा है, या ऐसा मौका ना दें उनको कि वो आगे बढ़ जाए। अब अगर आप, चाहे वो गलवान वैली हो चाहे डोकलाम वैली हो, जहाँ भी इंडिया ने खड़े होकर उनका सामना किया है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है। हो सकता है आगे इंडिया चाइना के संबंध वैसे ना रहो, पर चाइना को अगली बार कदम उठाने से पहले सोचना पड़ेगा कि इंडिया रिटेलिएट कर सकता है। उतने बड़े लेवल पे नहीं, पर एक छोटे लेवल पर ही, जितने लेवल पे रीजनेबल बनता है। और दूसरा पॉइंट आता है डिजिटल। डिजिटल जो थ्रेट है इंडिया को आ रहा है वो है कि इंडिया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से आई हुई है। फॉर एग्जांपल आज BSNL की आप हालत देखिए और ह्यूवेई की हालत देखिए। ह्यूवेई जो 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी अग्रणी कंपनी है, वहाँ पे उनकी स्टेट, चाइना का स्टेट CCP जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है, काफ़ी कंट्रोल है उनका प्राइवेट कंपनी के ऊपर। वो अगर आकर इंडिया में टावर्स लगाते हैं, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथ लगाते हैं और एक सेटअप करते हैं पूरी स्ट्रेटजी एक टेक्नोलॉजी का, तो भविष्य जो है भारत का काफ़ी खतरे में पड़ सकता है क्योंकि वो हैक कर सकते हैं। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इफेक्ट में रहती है वो कंपनी। और जो इंडिया की सरकारी कंपनी है BSNL, वो इंडिया में इसको कोई नहीं पूछ रहा आज की डेट में, वो पूरी तरह से एक तरह से फेल हो रही है धीरे धीरे। तो ये आपको दिखाता है कितना डिफरेंस है कंट्री टू कंट्री। और उसी तरह हर बड़ी प्राइवेट कंपनी में इंडिया की उनका इन्वेस्टमेंट है। तो एक पॉइंट के बाद वो मजबूर हो जाएंगे कि भाई चाइना को कुछ करने दो, आप इकोनॉमी में उनको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसी तरह वो एक एक करके आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसते चले जाते हैं और एक पॉइंट आता है जब इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके होते हैं वो कि आप उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो ये था उनका डिजिटल जो टेक्निक हुई है जिसके थ्रू वो इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तीसरा साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न में जो हम देखें जो वॉरफेयर वो कर रहे हैं, चाहे वो साइट्स पर अटैक हो, एसेंशियल डेटा हैक करने की कोशिश हो, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हो। जो हाल में देखा वहाँ के अखबार काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, झूठ मूठ की खबरें भी छापते हैं इंडिया के खिलाफ, वहाँ की पब्लिक को इंडिया के खिलाफ भड़काना हुआ। उनके कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंडियन लीडर्स, स्पेसिफिकली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लेक्चर्स या जो उनके पब्लिक मैसेजेस हैं वो डिलीट कर दिए गए। ये सब दिखाता है साइबर वॉरफेयर की टेक्निक्स जो वो फॉलो करते हैं। तो ये प्राइमरली वो 4 शेड्स हैं चाइना के जो इंडिया के लिए खतरनाक हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, ब्रॉडली मैंने आपको बताया। पिछले हफ्ते में कई इस पर एडिटोरियल भी डिस्कस हुए थे। मुझे उम्मीद है आपके पास पर्याप्त पॉइंट होंगे इसके बारे में। तो अब इंडिया के बारे में जो इनकर्शंस हो रहे हैं ये तो हमने कवर कर लिया और मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में बेसिकली इन डेप्थ डिटेल पता होंगी। लेकिन अब इंडिया इनकर्शंस को रोकने के लिए क्या कर सकता है? एक काउंटर फोर्स तैयार की जा सकती है क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, क्वाड कंट्रीज का क्या मकसद है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड जो बन रहा है 4 देशों का समूह, इसके साथ इंडिया ज़रा जुड़ सकता है। इंडिया मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है, इकोनॉमी बढ़ा सकता है। और जो चाइना के वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जहाँ वो कमज़ोर है थोड़ा, जैसे साउथ चाइना सी, चाइना के खिलाफ कई देश हैं,
वहाँ इंडिया नेवी भेज सकता है। स्टेट ऑफ मलक्का, जहाँ से चाइना का बहुत सारे माल जाता है, जो कि सिंगापुर के पास है, जो सिंगापुर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया वहाँ पर कुछ हरकतें बढ़ा सकता है नेवी की। तिब्बत को लेकर डिप्लोमेटिकली आवाज़ उठा सकता है, वियतनाम के साथ संबंध बढ़ा सकता है, अमेरिका के साथ बातें आगे कर सकता है रिलेशनशिप को आगे ले जाने की। ये सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल हैं, आमतौर पर इंडिया कर रहा है और करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जो साइबर डोमेन और टेक एरियाज है, वह इंडिया खुद के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर सकता है। चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, एयरटेल हो या जियो हो जैसी कंपनीज 5G में इन्वेस्ट कर सकती है, या गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट लाए। पावर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई, फार्मास्यूटिकल्स, हर एरियाज में चाइना पर डिपेंडेंस कम की जाए, अलायंसेस बनाए जाएं डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली। इसके अलावा जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनको खतरा है चाइना से, उन सब के साथ मिलकर एक तरीका तैयार किया जाए जिससे ऐसे सलामी टैक्टिक्स जो धीरे धीरे करके वो कैप्चर करते चले जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एरिया हो, साइबर एरिया हो, या जो भी डोमेन हो, उस डोमेन को रोकने के लिए तैयार किया जाए एक पूरा सेटअप। तो ये था हमारा आज का नॉर्मल वीडियो जो हमने कवर किया सलामी टैक्टिक्स और इन सब के नए नए आयामों को इनके। तो आइए एक बार देखते हैं कि हमें कितना याद है। मुझे बताइए, आप सलामी स्लाइसिंग होती क्या है, ये कैबेज टैक्टिक्स किसे कहते हैं, और ये वॉरफेयर में कैसे प्ले आउट करती है, चाइना के साथ भारत किन एरियाज में सलामी टैक्टिक्स में फंस रहा है, और क्या इश्यूज भारत के लिए आगे बन सकते हो। आप मुझे बताइए कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइबर वॉरफेयर के में। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि इंडिया क्या फ़ायदे उठा सकता है खुद के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का या खुद की एक इंडस्ट्री का जो काफ़ी अच्छी है, और क्या समस्याएं हैं सेम उसी कारण से भारत के लिए। तो उम्मीद है इन सभी पॉइंट्स का आंसर आपको पता होगा। तो ये था आज का लेक्चर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।